हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब एक्स्ट्रा क्लासेस बाई सेंसर में। और फिर से आपका जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आ गए आपके बीच में लेकर के। आपका जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, उसी को अब उसका जो पिछले पार्ट में लोगों ने देखा था, जो दर समीकरण है, क्रिया के वेग हैं उनके बारे में, ठीक है। वेग का नियम देखा हम लोगों ने, और अब क्रिया की दर किस प्रकार से आपका जो है अभिकारकों की सांद्रताओं पर किस प्रकार से निर्भर करती है उसको देखा हम लोगों ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। तो वहाँ से जो चीज़ें निकल के हम लोग सामने आ रही हैं उसी के बेस पे हम लोग आज पढ़ेंगे अब क्रिया की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में लोग स्टडी करेंगे। और इसके बेस पे देखेंगे कि क्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली जो हम लोग जो दर समीकरण पढ़े उसमें क्या था कि जो अभिकारक की सांद्र परिवर्तन की जो दर थी, है ना, अभिकारकों के सांद्र परिवर्तन की दर समय के अकॉर्डिंग देखा हम लोगों ने। तो अभिक्रिया का वेग बनाया हम लोगों ने, और जब दर नियम की बात किया, वेग नियम की बात किया, तो उसमें देखा हम लोगों ने कि जो अभिक्रिया का दर है वह अभिकारकों के सांद्रता परिवर्तन के जो प्रायोगिक मान है उस पर निर्भर कर रही है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब कि अगर हम किसी अभिक्रिया का जो समीकरण है उस समीकरण को देख करके अगर ये देखना चाहें कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ठीक है, या फिर उसका जो दर समीकरण उस दर समीकरण क्या बनेगा, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें आपका जो उनका मोलर सांद्रण दिखाई देगा हम लोग को उनके रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से, उससे क्या होगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा हम लोग को। क्योंकि जो अभिक्रिया की दर होती है कभी कभी अभिकारकों के उन सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है जो सांद्रताएँ रासायनिक समीकरण में दिखाई देती हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं पे बात हम लोग किए थे कि जो रस समीकरण मिति गुणांक है उस पर किस प्रकार से अभिक्रिया का दर कैसे किस प्रकार से निर्भर कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये इस टॉपिक में जानकर हैरानी होगी कि जो रासायनिक समीकरण बनाते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अभिक्रिया की दर है उन सभी अभिकारकों के जो रस समीकरण मिति गुणांक हैं आए हुए हैं आपके अभिक्रिया के समीकरण में, उन सब पर वो निर्भर करें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ अभिक्रियाएँ जो रस समीकरण मिति गुणांक है उन अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रही है, कुछ पे नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो अभिक्रिया की दर थी, ठीक है, उसको हम लोग जब प्रायोगिक रूप से देखें तो हमें वहाँ से ज्ञात हुआ कि किसी अभिक्रिया की जो दर है, दर का समीकरण जो बनाएंगे उसमें किस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रताओं को लेना है। तो उसके लिए हम लोगों के पास जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आया था उस नियम की बात हम लोग कर लेते हैं, फिर अभिक्रिया की कोटि की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, है ना, ये आपका हो गया, बन रहा है कुछ सपोज दैट M1C प्लस M2D, ये प्रोडक्ट बन रहा है हम लोग का, ठीक है। ये क्या हम लोग के रिएक्टेंट है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता था, सिंपल सा, कि जो किसी अभिक्रिया की जो दर होती है ना, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर को दिखाने के लिए dx/dt यूज करते थे हम लोग, ठीक है। वह समानुपाती होती है किसके, अभिकारकों के, है ना, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, ठीक है ना। पहला चीज़ तो ये अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसी चीज़ को और हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था वहाँ पे कि और अच्छे से बोला गया, ठीक है। तो क्या बोला गया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों पर, ठीक है, उनके रस समीकरण मिति गुणांकों की घातों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे ये कोई अभिकारक A है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका ये जो N1 है, N1 क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक है ये, ठीक है। इसी को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक। ऐसे आपका जो यहाँ पे N2 है, N2 क्या है, आपका रस समीकरण मिति गुणांक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके लिए अभिक्रिया की दर की बात करें, ठीक है, अभिक्रिया का वेग की बात करें हम लोग किसके अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार, तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर क्या हो जाएगा N1, ठीक है। ऐसे ही इंटू आपका एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर क्या हो जाएगा N2, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ A है या फिर जो आपका एक्टिव मास ऑफ B है, इसको हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान आप समझ रहे हो, एक्टिव मास, है ना, ये तो नाम से ही अपना फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये कि मैं क्या हूँ,
ठीक है, क्योंकि एक्टिव का मतलब क्या हो गया, सक्रिय, जो क्रियाशील हो, ठीक है, और मास मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान कंसंट्रेशन हो गया उसका, है ना, उसकी सांद्रता हो गई। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका कोई ए है, ठीक है, ए के मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे अभी N1 मोल लिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी के क्या है, N2 मोल लिया गया, दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसी पात्र में लेकर के, रिएक्शन करा रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना मोल N1 ए के लिया हुआ है कि ए के सभी N1 मोल क्या है इसमें भाग ले। हो सकता है कि इसमें आपके जो हम लोग को यहाँ पे सी डी बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, वह प्रोडक्ट क्या है, हो सकता है कि इसका जो है आपका N1 डैश एक्टिव मास ऑफ ए ले लिया जाए, मतलब N1 डैश मोल इसके भाग ले रहे हो, N1 डैश मोल इसके भाग ले रहे हो। तो यानी कि N1 डैश क्या है, हो सकता है कि N1 के बराबर हो, या फिर N1 डैश क्या है, N1 से क्या है, कम भी हो सकता है। यानी कि जो मोल अभिक्रिया में एक्चुअली में भाग ले रहे हैं, जिसकी वजह से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, उनकी मात्रा क्या है, आपके जो कुल मोल उपस्थित अभिक्रिया में ए के, उससे कम भी हो सकती है या फिर उसके बराबर भी हो सकती है। इसी प्रकार से बी के लिए भी आप बात कर सकते हो। जो आपका बी है N2 है, जब बी अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पे आएगा, अंदर आएगा, ठीक है, तो बी के तो N2 मोल लेके हम लोग चले हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बी के N2 मोल ही अभिक्रिया में भाग लें। हो सकता है कि बी के जो है, हो सकता है बी के क्या है, N2 डैश मोल, N2 डैश मोल, या उसका जो सांद्रण है वह क्या कर रहा है, वह भाग ले रहा है, वह अभिक्रिया में भाग ले रहा है। यानी कि यहाँ पर भी कह लेंगे तो N2 डैश क्या होगा, या तो आपका N2 के बराबर हो सकता है, या फिर क्या होगा आपका N2 डैश N2 से क्या होगा, कम होगा। N2 डैश क्या होगा, N2 से कम होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये चीज़ हमें तभी मालूम चलेगी जब क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल से ही मालूम सकती है कि ए की कितनी मात्रा हम लोगों ने लिया, तो कितना मात्रा उसका हम लोग की अभिक्रिया में यूज हो रही है, ठीक है। तो जो मात्रा यूज हो रही है वही क्या है, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। जो मात्रा आपका अभिक्रिया में क्या हुई, यूज हुई, वही क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया, एक्टिव मास हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी आप इसको समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग को अमोनिया बनाना है, तो क्या होगा, N2 प्लस 3H2 लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा, ठीक है। आप सीमांत विकर्मक का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो आपके मूल संकल्पना है उस चैप्टर से में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी से कॉन्सेप्ट से इसको आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, हमें अगर NH3 बनाना है, हमें अगर अमोनिया बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है, 2 मोल अमोनिया बनाना है। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 मोल N2 चाहिए, 1 मोल N2 चाहिए, और 3 मोल क्या चाहिए हम लोग को, 3 मोल हम लोग को हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मोल क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, 2 मोल अमोनिया प्राप्त होगी, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि सर ऐसा करिए कि आप यहाँ पे 2 मोल ले लीजिए N2, हमने अब क्या किया, 2 मोल N2 ले लिया, और यहाँ पे क्या है 3 मोल्स जो है, 3 मोल्स क्या है H2 के लिए। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बस ये हो सकता है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ सकती है, बट कितना इसका मास अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, इसकी मास का सांद्रण बढ़ने की वजह से क्या है, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया क्या होगी, थोड़ा तेजी से हो सकती है, अभिक्रिया क्या होगी, तेजी से हो सकती है। बट यहाँ पे जो उसका कंसंट्रेशन एक्चुअली में भाग ले रहा है उसको देखें हम लोग, तो यहाँ पे 1 मोल N2 यहाँ पे मैंने लिख दिया इसी 2 मोल में से, 1 मोल N2 यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे क्या है आपके 3H2 ले लिया मैंने। तो अब बताइए यह N2 तो इस 3H2 से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। यह N2 क्या करेगा, इस 3H2 से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और हम लोग को प्रोडक्ट दे देगा 2NH3। लेकिन जो आपका इस 2 मोल में से 1 मोल जो नाइट्रोजन बचा हुआ है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या वहाँ पे हम लोग के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। तो जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हम लोग को यहाँ पे 2NH3 प्राप्त होगा, कहाँ से मिलेगा, जब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन रहेगा तभी तो NH मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि हमने अभिक्रिया में 2 मोल तो ले लिया नाइट्रोजन के, 2 मोल तो ले लिए, लेकिन उसका 1 ही मोल क्या है, एक्चुअली में अभिक्रिया करा रहा है, बाकी 1 मोल क्या है, रेस्ट है, बचा हुआ है, वो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, उसकी वजह से अभिक्रिया नहीं हो रही है,
ठीक है। तो जिस मोल, जितने मोल की वजह से, जितनी सांद्रता की वजह से आपका कोई अभिक्रिया होती है, हमें उत्पाद मिलता है, वही होता है क्या हम लोग का सक्रिय द्रव्यमान। क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान। ये हो गया आपका सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ ए या फिर एक्टिव मास ऑफ बी। तो जितने मोल उसके अभिक्रिया में भाग लिए दोस्तों, वही है आपके उसके सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पे क्या आई हुई है, सांद्रता की घातें। इनको क्या बोलते हैं, नाम देते हैं हम लोग, क्या चीज, इनको क्या नाम देते हैं हम लोग? इनको नाम देते हैं सांद्रताओं की घातें, है ना। सांद्रताओं की घातें कहते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि सक्रिय द्रव्यमानों की घातें, सक्रिय द्रव्यमानों की घातें, सक्रिय द्रव्यमानों की घात इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान की घात का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, अभिकारकों की सांद्रता पद की घात या सक्रिय द्रव्यमान की घात, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मैंने, बिल्कुल समझ। अब इसी एग्जाम्पल से आप समझ भी गए होंगे, किसी निश्चित ताप पर कुल कितने मोल अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल है, आप दोनों को टैली कराइए। ठीक है। यहाँ पे लिए हमने कितना मोल? 2 मोल। काम कितना कर रहा है? केवल 1 मोल। ठीक है। तो अभी हमको अगर इसका सक्रिय द्रव्यमान लिखना होगा तो सक्रिय द्रव्यमान तो हमारा N2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। लेकिन कितने मोल उसके भाग ले रहे हैं? केवल 1। तो N2 पे कितना पावर लगेगा? 1 पावर। यानी कि हमें अगर इस अभिक्रिया के लिए अगर दर समीकरण लिखना हो, इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखना हमको हो, तो सिंपल सा आप कह सकते हो dx/dt प्रोपोर्शनल टू व्हाट? N2 टू द पावर 1 है। यहाँ पे कितना? 2 मोल। ठीक है। और यहाँ पे आपका 3H2 है, 3 मोल H2 के हैं। तो यहाँ पे H2 तीनों मोल यूज हो जा रहे हैं, तीनों मोल भाग ले लिए, तो कितना पावर लगेगा? 3 पावर लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो कितना मोल हमने लिया था, उसमें से कितना मोल यूज हुआ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वही जो मोलों की संख्या होती है, उसी को कहते हैं अभिकारकों की सांद्रता पद की घात या फिर सांद्रताओं की घातें, सक्रिय द्रव्यमानों की घातें, है ना। ये चीज़ हम लोग उसको नाम देते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किसी निश्चित ताप पर कुल कितने मोल अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है ना, वही जो है आपकी क्या होती है? सांद्रता पद की घात होती है दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज़, और ये चीज़ दोस्तों हम लोग किसी समीकरण को देख के नहीं बता सकते हैं, किसी रिएक्शन को देख करके हम लोग इसको पता नहीं लगा सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा है मैंने इसको, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 2N2O है, ठीक है, और N2 + O2 है। ठीक है। अब इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएंगे हम लोग, तो बिल्कुल अगर उस दर समीकरण से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? dx/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2O पे 2 पावर होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कैसे मालूम चला कि नहीं होता है? जब उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें, है ना। ये तो आपका इक्वेशन बता रहा है, जो केमिकल इक्वेशन है उस अभिक्रिया के लिए, वो बता रहा है कि इसका दर समीकरण ये होना चाहिए। बट आप जब उसको प्रैक्टिकली देखते हो, तो प्रैक्टिकल में देखने के बाद, प्रयोग करने के बाद मालूम चलता है कि नहीं, dx/dt प्रोपोर्शनल टू N2O टू द पावर 0, यानी कि उससे किसी मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, इसमें आपका उसका कोई मोल उत्तरदायी नहीं होता है अभिक्रिया के लिए। इसलिए इसके पावर कितना लगाते हैं? उसके सक्रिय द्रव्यमान तो है उसके पास, लेकिन उसके जो मोल हैं, उसके जो मोल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो उसके द्रव्यमान है, वो अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं हो रहा है। इसमें कितना पावर? 0 पावर। ठीक है। अभी इसके लिए देखोगे आप, तो इसको देखने के बाद लगता है कि इसका जो dx/dt लिखेंगे हम लोग, तो dx/dt क्या होना चाहिए? इसका dx/dt होना चाहिए आपका प्रोपोर्शनल टू, है ना, एक्टिव मास ऑफ C12H22O11, है ना, इनटू यहाँ पे क्या होना चाहिए? H2O, ये होना चाहिए। ठीक है। बट ये भी आपका नहीं होता है। जब प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली ही देखेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि कितना एक्चुअल की सांद्रता परिवर्तित हो रही है। तो इसमें देखा गया, तो यहाँ पे जो इसका दर था वह वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वाटर के सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? जो दर है केवल C12H22O11 पे क्या है? डिपेंड कर रहा है। सुक्रोज की सांद्रता पे क्या है? वो डिपेंड कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, सीधा सीधा इसका मतलब आ गया कि किसी अभिक्रिया का जो हमें वेग समीकरण लिखना है, ठीक है, या फिर उसका जो पता लगाना है कि वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो हमें केवल उसके समीकरण को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया किस कोटि की है ना, उसे कितने मोल जो है अब
अभिकारक के अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं, वो हम समीकरण देख के नहीं बता सकते हैं। इसको हम लोग प्रयोग द्वारा ही क्या है बता सकते हैं दोस्तों, प्रायोगिक मान। ठीक है, तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास क्या आ गया, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पे भी क्या है, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सिंपल परिभाषा याद रखिएगा, जो अभिक्रिया की दर समीकरण होता है उसमें उसके अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योग होता है। याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया का जो दर समीकरण होता है, और दर समीकरण कैसे लिखेंगे दोस्तों, अभी विवेक का नियम बताया कि जो अभिकारकों की सांद्रता है उनकी समय दर का जो प्रायोगिक मान होता है, याद रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक संबंध है ना, प्रायोगिक सापेक्ष में, प्रयोग के सापेक्ष में जब जो हम लोगों ने उसके सांद्रता में परिवर्तन देखा था, वही वेग दर हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वह वेग दर क्या कहता है कि जो अभिकारक है उनकी सांद्रता और जितने मोल उसके परिवर्तित हो रहे हैं उसकी घात क्या होती है, अभिक्रिया की दर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो परिभाषा सिंपल बोर्ड पे भी है, आप सुन को भी याद कर सकते हो। अभिक्रिया का वर्गीकरण जो है उन्हें कोटि के आधार पे किया गया। ठीक है, और परिभाषा क्या कोटि की होगी, अभिक्रिया की दर समीकरण में है ना, अभिक्रिया की दर समीकरण में सांद्रता पदों की जो घातों का योग होता है, सांद्रता पदों की घातों का योग जो होता है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो सांद्रता पद घात किस लिए हम लोग, अभिकारक की, किसकी, अभिकारक की। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पदों की जो घातों का योग होता है उनके वेग समीकरण में, उसी योग को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो ये क्या है, एक योगफल है, एक नंबर है, इसलिए इस कोटि का कोई मात्रक भी नहीं होता है, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ परिभाषा क्या लिखा है इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में, है ना, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन यही है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है, याद हो जाएगी आसानी से आपको। किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में आए समस्त अभिकारकों, जितने भी अभिकारक उसके अंदर आए हुए हैं, समस्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योगफल, है ना, क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सांद्रता पदों की घात देखना है, न कि केवल सांद्रता पद को देखना है। सांद्रता पदों की घातों का हमें पता कहाँ से लगेगा, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर कुल कितने मोल अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। ये चीज, यही दो चीज क्या है, पूरी अभिक्रिया की कोटि को डिसाइड कर देगी। पूरी अभिक्रिया की कोटि इसी से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अभी एक्सप्लेन भी मैंने किया आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे डिफिनेशन से भी क्लियर कर लीजिए आप। डिफिनेशन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में आए समस्त, समस्त मतलब सभी, जितने भी उसके अंदर 1 2 3 4 जितने भी अभिकारक आए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अभिक्रिया 2 से है तो तीसरा छोड़ देंगे, नहीं, उसमें जितने भी अभिकारक आए हुए सबके लिए जब वेग समीकरण लिखेंगे, उन्हें उनका दर है, दर समीकरण बनाएंगे। दर समीकरण बनाने के बाद देखेंगे उसमें उन अभिकारकों के सांद्रता पदों की क्या घातें हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था इसी का, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए अगर हम दर समीकरण लिखेंगे, दर समीकरण लिखने जाएंगे तो दर समीकरण हम अपने मन से नहीं लिख पाएंगे। दर समीकरण कैसे लिखेंगे, प्रायोगिक बेस पे, प्रायोगिक आधार पे लिखेंगे। दर समीकरण कैसे आधार पे, प्रायोगिक आधार पे। और प्रायोगिक आधार पे मालूम चलता है कि इसका जो दर समीकरण है dx/dt, इसका जो दर है इसी को आप r भी बोलते हो, r इक्वल टू, ठीक है, एक वेग स्थिरांक k की बात करते हो, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, इसके मात्रक से लेकर के प्रभावित कारकों से लेकर के ताप पे निर्भरता से लेकर के आर्हेनियस समीकरण, सब कुछ का वीडियो बिल्कुल आपको पीछे है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या प्रयोग से मालूम चला कि ये आपका केवल C12H22O11 पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी कि इसकी एक घात पे डिपेंड करता है। और आप चाहो तो H2O भी विकारक है, लेकिन इसकी कितनी घात पे, 0 घात पे डिपेंड करता है। ये पूरा दर समीकरण दोस्तों, ये तो आपका सक्रिय द्रव्यमान दिखा रहा है। ये क्या है आपका सक्रिय द्रव्यमान है, ये सक्रिय द्रव्यमान है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, वो आपका कितने मोल उसके अभिक्रिया के उत्तरदायी हैं। तो 0 मोल उसके क्या है, अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, उनका जो घात हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग का दर समीकरण क्या बनेगा, r इक्वल टू के C12 है ना, H22O11। ठीक है, ये आपका इसका क्या बनेगा, दर समीकरण बनेगा। तो इसका इसकी कोटि की बात करोगे आप, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों अभिकारकों की बात किया, किसकी बात किया, दोनों कारकों की बात किया। तो इसको लिखेंगे हम लोग और स्पष्ट कर दें आपको, तो इसको कहेंगे अभिक्रिया की समग्र कोटि। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की समग्र कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की समग्र नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका अभिक्रिया की समस्त कोटि का मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया में आए, अभिक्रिया के ऐसे लिख लो, और छोटा आसान कर देता हूं, अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा इससे, अभिक्रिया के दर समीकरण में आए समस्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग। ठीक है। तो अभी इसके लिए, अभी ये आप इसके लिए लिखोगे, अगर इसके लिए कोटि लिखोगे, समग्र कोटि क्या होगी इसकी, समग्र कोटि लिखोगे, इसके लिए समग्र कोटि लिखोगे आप, तो क्या आएगी, इसका घात 1 है तो 1, अब प्लस का घात क्या है 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका समग्र कोटि क्या हो गया, 1 हो गया। अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। तो जितने भी अभिकारक आए उनकी सांद्रताओं के घातों का योगफल क्या किया, निकाल दिया आपने, निकल गया आपका अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। अगर किसी अभिकारक के सापेक्ष देखा जाए, तो किसी अभिकारक के सापेक्ष देखा जाएगा जब, ठीक है, तो उस अभिकारक के सांद्रता पे कितनी घात लगी हुई है, यानी कि यहां से एक फार्मूला और बना लीजिए आप। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि किसी अभिकारक के सापेक्ष, तो हम जिस अभिकारक के सापेक्ष देखने जा रहे हैं कोटि, उस अभिकारक की सांद्रता की घात देखेंगे। ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका किसके बराबर होगा ये, ठीक है, दर समीकरण में उस अभिकारक की सांद्रता पद की घात। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए, इसमें कि C12H22O11 के सापेक्ष कोटि क्या होगी, तो इसके सापेक्ष कोटि क्या होगी, 1 होगी। घात क्या है, 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि H2O के सापेक्ष कोटि क्या होगी, तो H2O के सापेक्ष कोटि क्या होगी, कितना पावर है, 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसके सापेक्ष से क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर एक घात की है तो उसको बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी, अगर एक ये है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे इसको। ठीक है। तो ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे अगर कोटि कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो उसे बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर कोटि कितनी आती है, 3, तो क्या बोलेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आइए, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, समग्र कोटि का मतलब क्या हो गया कि सभी अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों को देखेंगे, और आपका अगर किसी विशेष अभिकारक के सापेक्ष कोटि पूछ रहा है तो केवल उस अभिकारक की घात को देखेंगे। ये ध्यान देना, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। आइए एक और इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, ताकि और आसान लगे हम लोग को। सपोज दैट कि N1A प्लस N2B एरो मार्क आपका जो है M1C प्लस M2D, ये कोई आपकी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। और इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण है, इस अभिक्रिया का दर समीकरण प्रयोग द्वारा है ना, प्रयोग द्वारा क्या निर्धारित किया गया कि R इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर N1, ठीक है, और इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर N2। ठीक है। ये भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है जितने मूल यहाँ दिखाई दे रहे उतने मूल क्या उसके
भाग ले रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस अभिक्रिया की समग्र कोटि पूछा जाएगा, अभिक्रिया की समग्र कोटि, अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या होगी, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अब इसी में पूछे A के सापेक्ष कोटि क्या हो जाएगी, तो N1 हो जाएगी। अगर B के सापेक्ष पूछा जाएगा तो B के सापेक्ष कोटि क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी, ठीक है। B के सापेक्ष क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इसका थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर इसी को प्रयोग द्वारा जो है, प्रयोग द्वारा आपका जो दर है, दर समीकरण मान लीजिए, प्रयोग द्वारा दर समीकरण क्या बनाया गया, R इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A कर दिया, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B कर दिया। इसी अभिक्रिया के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, अब जो कोटि होगी समग्र कोटि, इसकी जो समग्र कोटि होगी, समग्र कोटि कितनी होगी, समग्र कोटि क्या हो जाएगी, A प्लस B होगी, ठीक है। और A के सापेक्ष पूछिए तो A के सापेक्ष क्या हो जाएगी, A होगी, A के सापेक्ष क्या होगी, A होगी। और B के सापेक्ष बात करें हम लोग, किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष बात किया जाए तो क्या होगी, B होगी, ठीक है। यहाँ पे A और B क्या है, इसी N1 और N2 के बराबर हो सकते हैं, चाहे उससे कम हो सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, A इक्वल टू N1 या फिर A इज लेस देन N1 हो सकता है। ऐसे ही B इक्वल टू क्या हो सकता है, N2, या आपका B इज लेस देन क्या हो सकता है, N2 हो सकता है, ठीक है। ये आपका किस प्रकार से आपका उसके मोल्स आपके दर समीकरण में आए हुए हैं उस पर निर्भर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपकी अभिक्रिया की कोटि हो गई, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, अब याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रायोगिक मान है, इसको केवल और केवल प्रयोगों द्वारा ये क्या है, निर्धारित किया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि वह किस कोटि की अभिक्रिया के लिए उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी दोस्तों। हाँ, जिसका कोटि हम लोग को याद रहेगा, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, उसको तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई जनरल इक्वेशन दे दिया, कोई रासायनिक समीकरण दे दिया, जिस समीकरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपसे दर पूछेगा, तो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते हैं कि उसकी दर क्या होगी, क्योंकि जब प्रैक्टिकली मालूम होगा तब तो बताएंगे हम लोग उसको ना। तो ये अभिक्रिया की जो कोटि है उसको हम लोग प्रैक्टिकली ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, दर कैसी होगी, ठीक है। तो दर हम लोग का प्रैक्टिकली ही डिसाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और समीकरण को देख करके हम बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें अक्सर जो आपका जो है दर समीकरण को दे देता है कि किसी अभिक्रिया का जो दर समीकरण इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक मैं जनरल में ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि 3A प्लस 2B एरो मार्क, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ पे इसका जो कोटि पूछेगा, इसकी कोटि निकालिए, समग्र कोटि निकालिए। तो इसकी समग्र कोटि अब हमारे हिसाब से क्या हो जाएगी, 3 + 2, क्योंकि हम लोग इसका जब दर समीकरण लिखेंगे, इसका दर समीकरण लिखोगे आप तो अपने मन से लिखना है तो क्या कहेंगे, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर 3 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर 2, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग के हिसाब से। तो कोटि क्या हो गई, 3 + 2, 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक, क्या हो गई, 5 कोटि की क्रिया हो गई। लेकिन अगर इसका उसी प्रश्न में यहीं पे जोड़ देगा कि प्रयोगों द्वारा, है ना, प्रयोगों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अभिक्रिया की दर A के मान लीजिए 2 मोल का दिया, A के 2 मोल पर तथा B के 1 मोल पर निर्भर करती है। तो दर समीकरण लिखोगे आप, तो दर समीकरण क्या हो जाएगा, दर समीकरण दिया, बता दिया आपको, K एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर 2, है ना, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर 1। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 2 + 1 बराबर 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि आप या तो क्वेश्चन में दिया हो या तो आपने पहले से पढ़ रखा हो,
ठीक है, या फिर उसको प्रैक्टिकल करके निकालें तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे हवा में तीर मारने से सही होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो गलत भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं, अभिक्रिया की जो कोटि है उसके बारे में थोड़ा सी बातें और जानते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में थोड़ा सा और बातें जानते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण उसके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है, वह क्या एक प्रायोगिक मान है। तो इसका पहला लक्षण क्या हो गया कि यह क्या है, एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। ये पहली बात तो ये हो गया, ये क्या है, प्रायोगिक मान है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो अभिक्रिया के संतुलित समीकरण था उसके रस समीकरण मिति गुणांक पे उसका दर निर्भर कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, यानी कि हम अभिक्रिया का संतुलित समीकरण को देख करके कोटि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट कर सकते हो, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण देखकर कोटि ज्ञात नहीं की जा सकती है ना, नहीं की जा सकती। ठीक है, हो सकता है कि उससे कम हो, ठीक है, जो रस समीकरण गुणांक उसके आएंगे, ठीक है, उसके बराबर भी हो सकता है, उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलित समीकरण है, ठीक है, उसके रस समीकरण मिति को देख करके हम लोग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कम भी सकता है और अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात मैंने कहा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कि जो कोटि है वो आंकिक मान है, जोड़ा गया ना कि कितने घात कितने मोल आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक आंकिक मान है, यह क्या है, एक आंकिक मान है, यह एक आंकिक मान है। ठीक है, चौथा हो जाएगा, आंकिक मान होगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इसका क्या है, इसका मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि क्या ये आंकिक मान है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि इसकी जो कोटि है रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर भी हो सकती है, या उससे अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो जो आपकी कोटि होगी, जो अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है, क्या होगी, वह रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर या कम भी हो सकती है। ठीक है ना, उसके बराबर भी हो सकती है और उससे अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब जो है इसका जो मान होता है दोस्तों, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक, है ना, सभी प्रकार से इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका छठा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसके मान जो है, इसके मान धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और अभी आपने देखा शून्य भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो या फिर भिन्नात्मक हो। भिन्नात्मक तो समझते ही हैं, 1/2, 3/2 ऐसे बने, भिन्न के रूप में भी अपूर्णांक भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और आपका एक लास्ट पॉइंट इसमें बता दें आपको कि जो आपकी बहुपदी अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, बहुपदी और एकपदी अभिक्रिया, जो अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है उसको बोलते हैं एकपदी, और जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में क्या है, एक से अधिक पद लगते हैं उसको बोलते हैं बहुपदी अभिक्रिया। तो जो आपकी बहुपदी अभिक्रिया होती है, बहुपदी अभिक्रिया में मंद पद, है ना, मंद पद जो धीमे धीमे होता है, जो धीमा होता है उसे बोलते हैं मंद पद। ठीक है, जिस पे अभिक्रिया की कोटि क्या है, निर्भर करती है, जिस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मंद पद बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपका जो बहुपदी अभिक्रिया में जो मंद पद होता है, ठीक है, उस मंद पद का जो वेग समीकरण होता है उसी से कोटि का निर्धारण किया जाता है। तो बहुपदी अभिक्रिया में मंद पद के वेग समीकरण से ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि किससे करेंगे निर्धारित, जो मंद अभिक्रिया होगी, जो मंद पद होगा उसी से अभिक्रिया की कोटि क्या करेंगे, निर्धारित
करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आप यहाँ पे ये CH3Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3Cl से आपका कोई जो है आपका यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैकर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैकर जो है आपका आकर के अटैक किया और आपका यहाँ पे क्या बन गया, CH3OH प्लस NaCl फॉर्म हो गया। तो यह अपक्रिया एक पद में नहीं होती है, पहले आपका CH3Cl का बॉन्ड ब्रेक होता है, आपका CH3 और प्लस क्या बन गया, Cl बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका Na आता है, यहाँ पे Na आता है पॉजिटिव, इस और इस नेगेटिव से क्या करता है, आकर कंबाइन हो जाता है। तो एक पद तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया। और यहाँ पे जो दोनों रिएक्शन किए थे यहाँ से मिल जाता है क्या आपका, यहाँ से मिल जाएगा आपका NaCl मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो OH नेगेटिव है, ठीक है, OH आकर के आपका जो OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा NaOH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका कंबाइन होते हैं लोग आपस में आकर के। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन होंगे तो OH यहाँ जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, OH यहाँ जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव क्या है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या बन जाता है, NaCl फॉर्म होता है और आपका क्या बनता है, CH3OH परिणामी। ठीक है, लेकिन यह पद क्या होता है, मंद होता है, ये क्या होता है, तीव्र होता है, क्योंकि आयनों के बीच में हो रहा है। यहाँ पे जो है बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो ये क्या है, मंद पद है। ये कैसा है, मंद पद है। यहाँ पे आयनों के बीच में हो रहा है क्रिया, आयनों के मध्य हो रही है, तो ये क्या हो गया, तीव्र हो गया, तीव्र हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मंद पद है, तो आपका जो अभिक्रिया का वेग होगा केवल इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के सांद्रता पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उसी पे क्या है, वो क्या है, मंद क्रिया है। तो इसलिए आपका जो सांद्रता पद की जो घात बनेगी, इसी का जो मोलक संख्या होगी वही बनेगी। तो जितना घात बनेगी वही क्या इसकी कोटि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका एक घात बनेगा CH3Cl का, तो क्या बनेगा, एक कोट की प्रथम कोट की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN1 SN2 के बारे में पढ़ा होगा, SNI के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, पीछे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ लिए कि अगर मंद अभिक्रिया है, ठीक है, तो वही वेग निर्धारक पद होता है उसका। ठीक है, और उसी की जो अभिकारकों की घातें होती हैं उनका एक फल क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर हमें निकालनी है किसी बहुपदीय अभिक्रिया की, तो जो उसका मंद पद होगा उसी के वेग समीकरण से अभिकारकों की क्या है, कोटि का निर्धारण हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से आपका अभिकारकों पर निर्भर करती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ पे कुछ और बातें मैं जोड़ देता हूँ आपको, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि है, ठीक है, कुछ कंडीशन में स्पेशल हो जाती है। जैसे अगर आपका कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इसी में जोड़ देता हूँ एक पॉइंट और, यदि अभिक्रिया क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, उत्प्रेरक को दिखा दिया गया, चाहे कह दिया गया क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, तो उसकी कोटि क्या होती है, उसकी कोटि हो जाएगी जीरो। उसकी कोटि क्या हो जाएगी, जीरो। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जीरो हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आपका उत्प्रेरक अगर यूज कर दिया आपने तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी अभिक्रिया में आपको जल दिख जाए, जल पानी H2O, ठीक है, आधिक्य मात्रा में, ठीक है, आधिक्य में, तो H2O की कोटि क्या होती है, H2O की कोटि क्या होती है, H2O की कोटि क्या होती है, जीरो। H2O के लिए यानी कि H2O पे कितना घात, जीरो घात लगाएंगे। H2O की सांद्रता पे कितना घात, जीरो घात लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे आप H2O अधिक के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर किसी अभिक्रिया में आपने उत्प्रेरक यूज किया हुआ है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस अभिकारक के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले जो पार्ट में वो देखेंगे कि किसी बहुपदीय अभिक्रिया के लिए कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे, कोटि की गणना कैसे करेंगे, और साथ ही साथ अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के दर में किस प्रकार से संबंध है और उस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछता है, उस न्यूमेरिकल का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।